क्या कभी किसी के दिमाग में ये सवाल आया है कि इंटरनेट पर हर दिन जो जो असीमित डेटा पैदा हो रहा है, लाखों तस्वीरें, अनगिनत वीडियोस और ढेरों फाइल्स, वो सब आखिर जाता कहाँ है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। लोग बस अपने फोन या कंप्यूटर पर सेव या अपलोड का बटन दबाते हैं और मान लेते हैं कि डेटा कहीं ना कहीं सुरक्षित है। लेकिन इस जादुई क्लाउड के पीछे एक बहुत ही वास्तविक और कहना चाहिए कि एक विशाल बुनियादी ढांचा काम कर रहा है। सही कहा। और आज हम इसी जादुई क्लाउड की दुनिया की गहराई में जाने वाले हैं। हम उस अदृश्य ढांचे के बहुत बड़े हिस्से का आज गहन विश्लेषण करेंगे, जो सच में आधुनिक इंटरनेट की रीढ़ बन चुका है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण के लिए जो जानकारी हमने जमा की है वो काफी बहुत ही खास है। हमारे पास सीधे Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS के आधिकारिक वीडियो हैं। हाँ, जो सीधे इस तकनीक को बनाने वालों की तरफ से ही पूरी तकनीकी जानकारी देते हैं। सही कहा। इसके साथ ही आर्किटेक्टिंग मॉडर्न डेटा लेक्स नाम के विषय पर एक बहुत ही विस्तृत तकनीकी लेख भी है जो इसके भविष्य की तस्वीर दिखाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चर्चा में हमने उन व्यवहारिक ट्यूटोरियल्स को भी शामिल किया है जो ये सिखाते हैं कि असल दुनिया में डेवलपर्स जब कोड लिखते हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इन सभी को मिलाकर आज एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनने वाली है। आज का हमारा उद्देश्य केवल क्लाउड स्टोरेज की ऊपरी सतह को छूना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। असल में यह समझना है कि Amazon S3, जिसका पूरा नाम सिंपल स्टोरेज सर्विस है, आखिर काम कैसे करता है। इसके उन अनोखे फीचर्स को एक्सप्लोर करना है जो इसे इतना खास बनाते हैं। और ये भी जानना है कि क्यों ये आज के समय में इंटरनेट और आधुनिक डेटा लेक्स की सबसे मजबूत नींव बन चुका है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बुनियादी ढांचे से। S3 में डेटा स्टोर करने के लिए बकेट का इस्तेमाल होता है। बकेट यानी बाल्टी? हाँ, इसे समझना काफी आसान है। मान लिया जाए कि ये सच में एक बाल्टी है या किसी कंप्यूटर का एक मेन फोल्डर है जिसमें सारा डिजिटल सामान रखना है। लेकिन इस बकेट की एक बहुत ही खास शर्त होती है जो काफी रोचक है। जी हाँ, और वो शर्त ये है कि इस बकेट का नाम पूरे विश्व में यानी ग्लोबली बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। मतलब कोई भी नाम रिपीट नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी ने अपने अकाउंट में जाकर माय बकेट या टेस्ट बकेट नाम रख लिया और काम हो गया। ये बिल्कुल एक वेब एड्रेस या इंटरनेट डोमेन नेम की तरह काम करता है। अच्छा, जैसे वेबसाइट का URL होता है। एकदम सही। अगर दुनिया में किसी भी AWS यूजर ने किसी नाम का इस्तेमाल कर लिया है तो कोई और उस नाम का बकेट नहीं बना सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बकेट को इंटरनेट के माध्यम से सीधे एक्सेस किया जा सकता है। तो उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होनी ही चाहिए। हाँ, भले ही ये बकेट किसी खास क्षेत्र या रीजन में बनता है जैसे कि मुंबई या लंदन के सर्वर पर, लेकिन इसका नाम पूरी दुनिया में इकलौता होता है। ये तो हुई बकेट की बात। अब इस बकेट के अंदर जो डेटा या फाइलें रखी जाती हैं उन्हें S3 की भाषा में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स? हाँ, और यहाँ जो आकार की सीमाएं हैं वो वाकई में चौंकाने वाली है। हाँ। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। एक सिंगल ऑब्जेक्ट यानी एक अकेली फाइल का अधिकतम आकार 5 टेराबाइट तक हो सकता है। 5 टेराबाइट एक ही फाइल के लिए? बिल्कुल। 5 टेराबाइट की एक फाइल की कल्पना करना ही मुश्किल है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये हजारों घंटों के हाई डेफिनेशन वीडियो को एक ही फाइल में रखने जैसा है। ये सच में बहुत विशाल है। और इसके अलावा जब डेवलपर्स असल में काम करते हैं तो एक और बहुत ही व्यवहारिक बात सामने आती है। वो क्या? अगर कोई फाइल 5 गीगाबाइट से बड़ी है तो S3 स्वचालित रूप से एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे मल्टी पार्ट अपलोड कहते हैं। मल्टी पार्ट अपलोड, ये बहुत ही काम का फीचर है। हाँ, मतलब वो उस विशाल फाइल को छोटी छोटी हिस्सों में बांटकर एक साथ अपलोड करता है ताकि प्रक्रिया तेज हो। और अगर बीच में इंटरनेट कनेक्शन टूट भी जाए तो पूरी फाइल दोबारा अपलोड ना करनी पड़े, बस वही हिस्सा अपलोड होगा जो फेल हुआ था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सिस्टम डेटा को सेव कैसे करता है। S3 किसी सामान्य कंप्यूटर के फाइल सिस्टम की तरह काम बिल्कुल नहीं करता, जहां फाइलें एक के अंदर एक फोल्डर में रखी होती हैं। तो फिर ये काम कैसे करता है बिना फोल्डर के? इसके बजाय ये हर ऑब्जेक्ट को एक की वैल्यू पेयर के रूप में सेव करता है। की वैल्यू पेयर, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यहाँ की उस फाइल का नाम या उसका पूरा रास्ता है और वैल्यू उस फाइल के अंदर का वास्तविक कंटेंट या डेटा है। अच्छा, तो मतलब असल में वहां कोई फोल्डर होता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं,
बस नाम में स्लैश लगा होता है जो फोल्डर जैसा दिखता है, जैसे folder1/file.jpg। ये चपटा या फ्लैट ढांचा इसे इतना ज्यादा स्केलेबल बनाता है। ओ, अब समझी। इसी वजह से एक बकेट में चाहे 10 फाइलें रखी जाएं या 10 अरब फाइलें, इसे डेटा ढूंढने में कोई समय नहीं लगता और इसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ता। ये तो कमाल की बात है। इसके साथ ही डेटा की सुरक्षा के लिए S3 जो ड्यूरेबिलिटी का दावा करता है वो बेजोड़ है। ये 99.999999% जिसे तकनीकी भाषा में 11.9 या 11.9 कहा जाता है की ड्यूरेबिलिटी देता है। एक सेकंड रुकिए, 99.9999999999% ये तो सुनने में किसी बहुत ही चालाक मार्केटिंग गिमिक जैसा लगता है। असल दुनिया में इन 11.9 का क्या मतलब है? क्या डेटा कभी डिलीट ही नहीं होता? मैं जानता हूं ये सुनने में अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है। ये एक बहुत ही ठोस गणितीय दावा है। तो इसका गणित क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी ने S3 में 10 लाख फाइलें स्टोर की हैं, तो उनमें से एक फाइल के नष्ट होने या अपने आप खो जाने की संभावना कई हजारों सालों में जाकर एक बार होती है। हजारों सालों में एक बार? हाँ, और ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि S3 कभी भी डेटा को सिर्फ एक जगह या एक सर्वर पर नहीं रखता। जब कोई फाइल अपलोड होती है तो सिस्टम स्वचालित रूप से उस डेटा को कई अलग-अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉपी करके सुरक्षित कर देता है। अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब अलग-अलग डेटा सेंटर्स? बिल्कुल, ये जोन्स असल में अलग-अलग डेटा सेंटर्स होते हैं जो एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। अगर किसी एक डेटा सेंटर में बिजली चली जाए, आग लग जाए या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब भी डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। क्योंकि उसकी कॉपियां दूसरी सुरक्षित जगहों पर पहले से मौजूद होती हैं। एकदम सही। ये सच में एक अभेद्य डिजिटल तिजोरी की तरह है। लेकिन S3 सिर्फ फाइलों को सुरक्षित रखने का एक मूक गोदाम नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कुछ बहुत ही सक्रिय क्षमताएं भी हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ये जानना श्रोताओं के लिए बहुत ही मजेदार होगा कि अगर किसी ने index.html, style.css और कुछ इमेजेस की फाइलें बनाकर एक वेबसाइट तैयार की है, तो उसे इंटरनेट पर लाइव करने के लिए कोई अलग से वेब सर्वर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार फीचर है। वो बस उन फाइलों को सीधे S3 बकेट में अपलोड करके एक सेटिंग चालू कर सकते हैं और वो बकेट ही एक वेबसाइट की तरह दुनिया के सामने लाइव हो जाता है। ये सोचिए कि पूरा सर्वर मैनेजमेंट का झंझट ही खत्म। बिल्कुल, ये सुविधा डेवलपर्स और छोटी कंपनियों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन जब लोग असल में इसे आजमाते हैं तो अक्सर पहली बार में एक बहुत ही जानी मानी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो एक्सेस डिनाइड वाली समस्या। हाँ, एक्सेस डिनाइड का एरर। लोग उत्साह में फाइलें अपलोड कर देते हैं, वेबसाइट का लिंक खोलते हैं, लेकिन ब्राउजर पर वेबसाइट खुलने के बजाय सिर्फ एक एरर मैसेज आता है। तो क्या ये सिस्टम की कोई खराबी है? नहीं, ये कोई सिस्टम की खराबी नहीं है, बल्कि ये AWS की बेहद सख्त और पैरानॉइड सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। डिफॉल्ट रूप से S3 में रखा गया हर एक डेटा पूरी तरह से प्राइवेट और दुनिया की नजरों से छिपा होता है। मतलब कोई उसे देख नहीं सकता। हाँ, जब तक स्पष्ट रूप से अनुमति ना दी जाए, कोई बाहर का व्यक्ति उस डेटा को नहीं देख सकता। तो फिर इस एक्सेस डिनाइड की समस्या का समाधान क्या है? वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने के लिए या उसे पब्लिक करने के लिए सिस्टम को कैसे बताया जाता है? इसके लिए तकनीकी रूप से 2 मुख्य कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले बकेट की सेटिंग्स में जाकर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस के सुरक्षा घेरे को हटाना पड़ता है। ये एक तरह का पहला ताला खोलने जैसा हुआ? हाँ, ये AWS की तरफ से एक तरह की चेतावनी होती है कि डेटा को दुनिया के लिए खोला जा रहा है। इसके बाद एक बकेट पॉलिसी लिखनी होती है। ये बकेट पॉलिसी क्या होती है? ये पॉलिसी JSON फॉर्मेट में लिखी जाती है। JSON बस एक साधारण टेक्स्ट फाइल की तरह है जो कंप्यूटर को निर्देश देती है। इस पॉलिसी में स्पष्ट रूप से गेट ऑब्जेक्ट की अनुमति देनी पड़ती है। गेट ऑब्जेक्ट्स मतलब फाइलों को लेने या देखने की अनुमति? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि इंटरनेट पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को उन फाइलों को सिर्फ पढ़ने या देखने का अधिकार दिया जा रहा है, न कि उनमें कोई बदलाव करने का। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। और सुरक्षा की बात हो ही रही है तो बता दूं कि S3 डेटा को अंदरूनी तौर पर और भी सुरक्षित बनाने के लिए एन्क्रिप्शन के कई विकल्प देता है, जैसे कि SSES3 और SSCKMS। एन्क्रिप्शन से क्या फायदा होता है? इसका मतलब है कि डेटा सर्वर पर सेव होते ही एन्क्रिप्ट हो जाता है। अगर कोई हैकर सर्वर से वो हार्ड ड्राइव चुरा भी ले तो उसे फाइलों के नाम और डेटा की जगह सिर्फ कचरा या रैंडम कैरेक्टर्स ही दिखाई देंगे।
उसे पढ़ने के लिए एन्क्रिप्शन की चाबी चाहिए होती है, जो अलग से सुरक्षित रखी जाती है। सुरक्षा के मामले में ये बहुत ही चाक चौबंद है। अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान काम कर रहा है और गलती से उसने अपनी कंपनी की सबसे जरूरी फाइल डिलीट कर दी। ये तो बहुत ही आम बात है। या फिर पुरानी फाइल के ऊपर कोई गलत फाइल ओवरराइट कर दी। ये एक ऐसा डर है जो हर कंप्यूटर यूजर को कभी न कभी लगता है। बिल्कुल। लेकिन S3 में इस परेशानी का, या कहें इस आहा मोमेंट का समाधान भी मौजूद है, जिसे वर्जनिंग का जादू कहा जा सकता है। जी हाँ, बकेट वर्जनिंग सच में एक जीवन रक्षक फीचर की तरह काम करता है। जब किसी बकेट में इसे सक्रिय कर दिया जाता है तो S3 हर फाइल के पुराने वर्जन्स का बैकअप रखना शुरू कर देता है। मतलब हर बदलाव का एक रिकॉर्ड रहता है। हाँ, अगर किसी ने फाइल में कोई बदलाव किया या गलती से उसे डिलीट भी कर दिया तो वो असल में हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती। सिस्टम बस उस पे एक डिलीट मार्कर लगा देता है और फिर उसे वापस लाया जा सकता है। इंसान हमेशा एक क्लिक से उस पिछले वर्जन को वापस ला सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी बारीकी जो इस सिस्टम में है वो यह है कि वर्जनिंग चालू करने से पहले जो फाइलें अपलोड की गई थी उनकी वर्जन आईडी नल दिखाई देती है। नल मतलब खाली। हाँ, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन जब डेवलपर्स सिस्टम में डेटा के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हैं तो ये बात सिस्टम को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम इस सारे विशाल डेटा, असीमित स्टोरेज और बेहतरीन फीचर्स की कीमत की बात करते हैं। जाहिर है इतनी सारी सुविधाएं मुफ्त में तो नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। AWS का बिलिंग सिस्टम बिल्कुल एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह काम करता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? यूजर्स केवल उसी चीज के पैसे देते हैं जिसका वे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि $0.023 प्रति गीगाबाइट का एक उदाहरण दिया गया है और शुरुआती 5 गीगाबाइट्स का स्टोरेज बिल्कुल मुफ्त होता है ताकि लोग इसे आजमा सकें। हाँ, फ्री टियर होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक ही तरह का स्टोरेज नहीं है। अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग स्टोरेज क्लासेस मौजूद हैं। बिल्कुल, और हर स्टोरेज क्लास का अपना एक खास उद्देश्य और कीमत का ढांचा है। तो सबसे पहला क्लास कौन सा है? सबसे पहले आता है S3 स्टैंडर्ड। ये रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले डेटा के लिए है, जैसे मोबाइल ऐप की तस्वीरें या वेबसाइट का डेटा। ये सबसे तेज है लेकिन थोड़ा महंगा भी है। और जो डेटा रोज इस्तेमाल नहीं होता? अब अगर कोई डेटा ऐसा है जिसे रोज नहीं खोला जाता लेकिन जब जरूरत हो तो तुरंत चाहिए, जैसे पिछले महीने की रिपोर्ट्स, उसके लिए S3 स्टैंडर्ड -IA यानी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और वन जोन -IA मौजूद हैं। इनमें क्या फर्क है? ये स्टोर करने में सस्ते होते हैं लेकिन इनमें से डेटा निकालने पर थोड़ी फीस लगती है। वन जोन और भी सस्ता है क्योंकि वो डेटा को कई जगह कॉपी करने के बजाय सिर्फ एक ही जोन में रखता है। अच्छा, और उन कंपनियों का क्या जिनके पास ऐसा डेटा हो जिसे बस कानूनी कारणों से सालों तक सहेज कर रखना हो, जैसे अस्पतालों के पुराने रिकॉर्ड्स या बैंकों के 10 साल पुराने लेन देन जिन्हें शायद ही कभी खोलना पड़े? ऐसे आर्काइव डेटा के लिए S3 ग्लेशियर और S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। डीप आर्काइव नाम से ही काफी गहरा लग रहा है। ये दोनों सबसे सस्ते स्टोरेज हैं। डीप आर्काइव में डेटा को 10 सालों तक नाम मात्र की कीमत पर सेव रखा जा सकता है। ये इतना सस्ता है कि बड़ी कंपनियां अपना सारा पुराना कचरा डेटा भी इसमें डाल देती हैं। लेकिन कोई तो शर्त होगी। हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है। चूंकि ये इतना सस्ता है इसलिए अगर किसी को इसमें से अपना डेटा वापस निकालना है तो 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। 12 घंटे? हाँ, ये तुरंत एक्सेस के लिए नहीं है। यह असल में डेटा को गहरी नींद में सुला देने जैसा है, जिससे जगाने में वक्त लगता है। पर एक बहुत बड़ी उलझन पैदा कर सकता है। क्या होगा अगर किसी को पता ही ना हो कि उसका डेटा कितनी बार इस्तेमाल होने वाला है? ऐसा अक्सर होता है। कभी डेटा रोज इस्तेमाल होता है और कभी महीनों तक कोई उसे नहीं छूता। ऐसे में इंसान हर फाइल के लिए बैठकर कौन सा क्लास चुनेगा? ये तो बहुत ही मुश्किल और उबाऊ काम है। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए AWS ने S3 इंटेलिजेंट टियरिंग का आविष्कार किया है। इंटेलिजेंट टियरिंग ये कैसे काम करता है? ये एक ऐसा स्मार्ट अकाउंटेंट है जो यूजर के डेटा एक्सेस के पैटर्न पर लगातार नजर रखता है। अगर कोई डेटा 30 दिनों तक इस्तेमाल नहीं होता तो ये सिस्टम खुद ब खुद उसे सस्ते टियर में शिफ्ट कर देता है। अपने आप? हाँ, अपने आप। और जैसे ही कोई उस डेटा को फिर से खोलता है वो तुरंत उसे वापस फास्ट टियर में ले आता है। ये बिना किसी इंसानी दखल के पीछे काम करते हुए पैसे बचाने का एक बेहद शानदार तरीका है। इसमें बस एक छोटी सी मॉनिटरिंग फीस लगती है, लेकिन जो बचत होती है वो बहुत ज्यादा होती। ये ऑटोमेशन वाकई में कमाल का है। और जब हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं
तो S3 में डेटा का पूरा सफर स्वचालित किया जा सकता है। लाइफ साइकिल रूल्स का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लाइफ साइकिल रूल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी कंपनी ये नियम बना सकती है कि उसका डेटा 30 दिन बाद खुद ब खुद स्टैंडर्ड से सस्ते IA क्लास में चला जाए और 90 दिन बाद या तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाए या फिर ग्लेशियर में जाके छिप जाए। सही कहा। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है क्रॉस रीजन रेप्लिका। वो क्या करता है? अगर कोई चाहता है कि उसके डेटा का बैकअप एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में अपने आप बनता रहे, जैसे मुंबई का डेटा लंदन में कॉपी होता रहे, तो वो भी बैकग्राउंड में अपने आप होता रहता है, बिना किसी को कुछ किए। हाँ, ये फीचर खास तौर पर उन बड़ी कंपनियों के लिए वरदान है जो आपदा प्रबंधन या डिजास्टर रिकवरी को लेकर बहुत गंभीर होती हैं। लेकिन डेटा को इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हमेशा इतना आसान नहीं होता जितना ये सुनने में लगता है। एकदम सही बात है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा की सबसे मजेदार और मैं कहूंगी हैरान करने वाली जानकारी सामने आती है, स्नो फैमिली। स्नो फैमिली, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। ओहो, स्नो फैमिली, ये सच में मेरे लिए इस पूरे विश्लेषण का सबसे रोमांचक हिस्सा है। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी के पास 100 पेटाबाइट्स या एक्साबाइट्स में डेटा है, यानी लाखों टेराबाइट्स डेटा, और वो उसे अपने पुराने डेटा सेंटर से क्लाउड पर अपलोड करना चाहती है, तो क्या होगा? ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर वे सबसे तेज इंटरनेट का भी इस्तेमाल करेंगे तो उस डेटा को अपलोड होने में कितने साल लगेंगे? शायद 20 साल या उससे भी ज्यादा। इस समस्या का समाधान इंटरनेट के पास है ही नहीं। इसके लिए AWS भौतिक उपकरणों का इस्तेमाल करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंपनी भौतिक उपकरणों और हार्डवेयर का सहारा ले रही है, लेकिन यही सच्चाई है। जब इंटरनेट की पाइप छोटी पड़ जाती है तो AWS ने इसके लिए स्नो फैमिली बनाई है। तो इसमें कौन-कौन से उपकरण आते हैं? इसमें सबसे छोटा उपकरण स्नोकोन है, जो एक छोटे से बॉक्स जैसा होता है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। उससे बड़ा स्नोबॉल है, जो बड़े डेटा के लिए एक बहुत ही मजबूत बॉम्ब प्रूफ सूटकेस जैसा होता है। बॉम्ब प्रूफ सूटकेस? हाँ, कंपनी इसे सीधे ऑफिस भेजती है। उसमें केबल लगाकर सारा डेटा कॉपी किया जाता है और फिर उस सूटकेस को वापस AWS को कुरियर कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे अद्भुत है, जिसके बारे में सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए, वो है स्नो मोबाइल। स्नो मोबाइल, हाँ, ये तो अलग ही स्तर की चीज है। एक्साबाइट स्तर के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए AWS एक 45 फुट लंबा असली ट्रक का कंटेनर भेजता है। बिल्कुल सही सुना आपने। भरा जाता है और फिर वो ट्रक हाईवे के रास्ते वापस AWS के डेटा सेंटर जाता है। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है ना? ये सोचना ही कितना पागलपन लगता है कि आज के वायरलेस और डिजिटल युग में, जहां हम हवा में डेटा उड़ने की बात करते हैं, सबसे बड़े डेटा ट्रांसफर भारी भरकम ट्रकों के जरिए हाईवे पर हो रहे हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो हमें यह समझना होगा कि S3 अब सिर्फ एक जगह नहीं है जहां पुरानी तस्वीरें या वेबसाइट की फाइलें रखी जाती हैं। इसने कंप्यूटिंग की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। वो कैसे? पहले के समय में अगर ज्यादा स्टोरेज चाहिए होता था तो एक बड़ा कंप्यूटर खरीदना पड़ता था। S3 ने स्टोरेज को कंप्यूटर से अलग कर दिया। अब ये आधुनिक डेटा के पूरे इकोसिस्टम का केंद्र बन चुका है। इसे मॉडर्न डेटा लेक्स की नींव कहा जाता है। डेटा एक साथ रखा जाता है और S3 की भूमिका सिर्फ उस डेटा को रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस डेटा को अन्य आधुनिक AWS सेवाओं के साथ सीधे जोड़ता है। इस जुड़ाव से असल में क्या फायदा होता है? इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण? बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा यह है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसे वहां से निकालना नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए Amazon अथीना। एथेना क्या करता है? पुराने जमाने में डेटा का विश्लेषण करने के लिए उसे स्टोरेज से निकालकर किसी महंगे डेटाबेस में डालना पड़ता था, लेकिन अथीना के साथ डेवलपर्स सीधे S3 बकेट में रखे असीम डेटा पर SQL क्वेरी चला सकते हैं, बिना डेटा को मूव किए। जी हाँ। इसी तरह रेडशिफ्ट है जो विशाल डेटा वेयरहाउस का काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण आज के युग में सेजमेकर है, जो S3 में रखे असीमित डेटा का सीधा इस्तेमाल करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करता है। ये सब S3 के इस असीमित और सस्ते ढांचे के बिना संभव ही नहीं था। और उन कंपनियों का क्या जो पूरी तरह से क्लाउड पर नहीं जाना चाहती, जिनका आधा काम उनके खुद के डेटा सेंटर में होता है और आधा इंटरनेट पर?
एक और बहुत ही काम की चीज है जिसे स्टोरेज गेटवे कहा जाता है। हाँ, स्टोरेज गेटवे बहुत जरूरी है। ये एक हाइब्रिड क्लाउड सर्विस है जो एक पुल की तरह काम करती है। ये कंपनी के खुद के लोकल सर्वर को सीधे S3 से जोड़ देती है, जिससे कंपनी के कर्मचारियों को ऐसा लगता है जैसे सारा डेटा उनके लोकल नेटवर्क पर ही मौजूद है, जबकि असल में वो सुरक्षित रूप से क्लाउड पर सेव हो रहा होता है। ये हाइब्रिड मॉडल आज के बड़े उद्यमों के लिए बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। ये उन्हें अपने पुराने बुनियादी ढांचे को बनाए रखते हुए क्लाउड की असीमित क्षमता का लाभ उठाने की आज़ादी देता है। S3 की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने खुद को हर तरह के यूजर की जरूरत के हिसाब से ढाल लिया है। चाहे वो एक नया डेवलपर हो जो 5 गीगाबाइट की मुफ्त वेबसाइट होस्ट कर रहा हो, या कोई वैश्विक कॉरपोरेशन जो एक्साबाइट डेटा का विश्लेषण करके AI मॉडल बना रही हो। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि Amazon S3 केवल एक सामान्य क्लाउड हार्ड ड्राइव या कोई ऑनलाइन पेन ड्राइव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जीवित और सांस लेता इकोसिस्टम है जो खुद फैसले ले सकता है, जैसे कि इंटेलिजेंट टियरिंग के जरिए डेटा को शिफ्ट करना, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है और बिना रुके पूरी दुनिया के इंटरनेट, अनगिनत वेबसाइटों, मोबाइल एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशाल इंजनों को शक्ति दे रहा है। सही कहा। ये सच में आधुनिक तकनीक का एक ऐसा चमत्कार है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया चला रहा है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? दुनिया ने हमेशा क्लाउड शब्द को सुना है और दिमाग में एक ऐसी अदृश्य जादुई जगह की छवि बनती है जो हवा में कहीं मौजूद है। सब कुछ वायरलेस, हल्का और बिना किसी भौतिक वजन के। हाँ, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन जब ये बात सामने आती है कि एक्साबाइट स्तर के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंपनी को स्नो मोबाइल जैसे 45 फुट लंबे विशाल भौतिक ट्रकों को सुरक्षा घेरे के साथ सड़क पर उतारना पड़ता है, तो पूरी धारणा बदल जाती है। सच में ये नजरिया ही बदल देता है। भविष्य का जो वायरलेस और क्लाउड डेटा है वो असल में आसमान में नहीं है। वो अंततः भारी भरकम मशीनों, जमीन के नीचे दबे केबलों और हाईवे पर दौड़ते ट्रकों का मोहताज है। जब आने वाले सालों में दुनिया का डेटा ज़ेटाबाइट और योटाबाइट तक पहुंचेगा, तो क्या ये क्लाउड आसमान में रहने के बजाय हमारी सड़कों और जमीन पर और भी ज्यादा भौतिक और विशाल रूप ले लेगा? क्या ये पूरी डिजिटल दुनिया वास्तव में एक बहुत ही भारी भौतिक दुनिया है? अगली बार जब भी कोई आसमान में देखकर क्लाउड के बारे में सोचेगा, तो ये बात जरूर याद आएगी कि वो डेटा हवा में नहीं बल्कि हाईवे पर दौड़ते किसी विशाल ट्रक के अंदर हो सकता है। सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर एक नए विषय की गहराइयों में गोता लगाने के लिए तैयार रहेंगे।